नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर्स। तो दो वीडियो में लेके आऊँगा प्रत्येक दिन। एक आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका, और एक होगा आपका केवल ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों ही आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके उपलब्ध होंगे। आज 31 मई है 2021 है, आज सोमवार है, तो आज से ये स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपका यूएफए चैंपियन लीग्स 2020-21 से रिलेटेड है। और चेल्सी ने चैंपियंस लीग आपकी 2020-21 जीत ली है। तो चेल्सी ने पुर्तगाल के पोर्टो में एस्टाडियो डो ड्रैगो में ऑल इंग्लिश फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर अपनी पहली जीत के 9 साल बाद चैंपियंस लीग जीती है। चेल्सी के जर्मन अटैकिंग मिडफील्डर काई हैवर्ट ने फाइनल में 42वें मिनट में एकमात्र गोल किया। या चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी का पहला फाइनल था। ठीक है ना, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात करें यूएफए चैंपियंस लीग की बात करें तो इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। 15 जून 1954 को ये आपका बना था। और इसका जो आपका बना था, ये बना था आपका बेसल स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर्स का न्योन स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। रीजन सर्व करता है तो यूरोप को, और इसके मेंबर आपके लगभग 55 है। अच्छा, बात करें आगे तो प्रेसिडेंट की बात करें तो अलेक्जेंडर सेफरिन इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन ये आपकी वहाँ पर चलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका पूरा यूरोप, ये आपका यूरोप है। और यहाँ पे जर्मनी देखो, जर्मनी यहाँ पर है, ठीक है ना। ये स्पेन है और ये स्पेन है यहाँ पर, और ये इधर की तरफ आपको पुर्तगाल दिखेगा। अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्वेन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ सी है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। अच्छा, यहाँ नीचे यहाँ पर आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट देखने को मिलेगी, मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को है और स्पेन के बीच में। यहाँ पे आपको बे ऑफ बिस्के देखने को मिलेगा। तो ये आप याद करना, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ये आपका आइसलैंड है, तो ये चीज़ें आप याद करना। ये आपका मेडिटेरियन सी है और ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, गोवा ने स्टेटहुड डे मनाया अपना 30 मई को। तो 1987 को आप जानते हैं कि जो गोवा था वो आपका केंद्र शासित प्रदेश था उससे पहले। और 1987 के बाद भारत संघ में वो 25वां राज्य बन के तैयार हो गया था आपका। अगर बात करें तो इस साल आपका जो गोवा राज्य स्थापना दिवस है वो नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कोविड के चलते, कोविड महामारी के चलते वो आपका नहीं मनाया जाएगा। अच्छा, बात करें गोवा की, तो गोवा को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक नॉर्थ गोवा है, एक आपका साउथ गोवा है। अरेबियन सी के किनारे पे ये बसा हुआ है, और इसके तट को कोंकण तट भी कहा जाता है। इसकी सीमाएं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों से लगती है, और ये सबसे छोटा राज्य है आपका एरिया वाइज। अच्छा, अगर बात करें तो फॉर्मेशन जो हुई थी 1987 30 मई को हुई थी। इसकी कैपिटल पणजी में, पर सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ का क्या है आपका वास्को डी गामा में, ठीक है ना। और पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका वास्को डी गामा में देखने मिलेगा इंडिया का। डिस्ट्रिक्ट दो ही है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। और इसके जो आपके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जो आपके कहाँ से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। लेजिस्लेचर जो देखने को मिलेगा यूनिकैमरल है, मतलब केवल यहाँ पे विधानसभा है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में आपकी 2 सीट्स है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ के कौन है? परिमल राय। गोवा की अगर बात करें तो ये पोर्तुगीज कॉलोनी थी। 1961 में पुर्तगाल से हमने क्या करा दिया, गोवा को आज़ाद करवा दिया था, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, पुर्तगाल कहाँ पे, तो ये दिखाया था मैंने यहाँ पे आपको। ये है पुर्तगाल, बिल्कुल साइड ऑन यूरोप को बिल्कुल। आपका अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो सबसे लास्ट में जो आपको दिखता है वो आपका पुर्तगाल ही है। पुर्तगाल कैपिटल क्या है? लिस्बन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ये आपके जोकोविक है, इन्होंने सर्बियन ओपन, आपका जो बेलग्रेड ओपन है वो जीत लिया है। तो टेनिस में दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविक ने 30 मई 2021 को सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मॉल्कन को हराकर बेलग्रेड ओपन जीत लिया है। इस जीत के साथ जोकोविक ने अपने कैरियर का 83वां सिंगल खिताब अपने नाम कर दिया है। पेरिस की अपनी अगली यात्रा में वो फ्रेंच ओपन के पहले दौर में अमेरिकी टेनिस सेंट ग्रीन के खिलाफ खेलेंगे। जोकोविक ने 5 साल पहले केवल एक बार फ्रेंच ओपन जीता था। फ्रेंच ओपन वैसे बात साथ बनाए रखने कौन? नोवाक जोकोविक, सॉरी राफेल नडाल। आई थिंक 11 या 12 फ्रेंच ओपन जीते उन्होंने पूरे अपने कैरियर में, और लगभग 17 से 18 तक आपके ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है ना। 83 सिंगल खिताब है, ग्रैंड स्लैम अलग चीज़ होती है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नोवाक जोकोविक की बात करें तो खुद सर्बिया से आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर्बिया की बात करें तो ये आपका, अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल आप साउथ की तरफ जाओगे यूरोप में तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सर्बिया ये है आपका, और सर्बिया कैपिटल यहाँ पे बेलग्रेड दिख जाएगी। इसके कुछ नेबर कंट्रीज है, जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोशिया हो गया आपका, बोस्निया एंड हर्जगोविना हो गया आपका, मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बानिया हो गया, कोसोवो हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, और आपका बुल्गारिया हो गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन है।
अच्छा, इफ्को की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इफ्को नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा, तो लिखा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, जैसे बोला जाता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जून 2021 में नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा। नैनो यूरिया से सामान्य यूरिया की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा पर एक बड़ी राशि की बचत होगी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि भारत यूरिया क्या करता है, आपका इंपोर्ट करता है, भारत खरीदता है यूरिया को, ठीक है ना। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगी और नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल भी है। अच्छा, बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, विल लॉन्च द नैनो यूरिया इन द मार्केट नेक्स्ट मंथ। 500 ml नैनो यूरिया जो होगा लगभग 240 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये जो नॉर्मल यूरिया है 45 kg के बराबर होगा। ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो केवल और केवल 500 ml लगभग आधा किलो का जो होगा वो बराबर हो जाएगा 45 किलो के। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात कही जा रही है भारत को। बिसाइड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इट इंक्रीज द यील्ड। तो इस तरीके की बोतल आएगी आपकी। तो इफ्को की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी 3 नवंबर 1967 को बनी थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिलता है और एरिया सब करता है इंडिया में। और की पीपल इसके चेयरमैन है BK नकाई और MDN CEOs के US अवस्थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की बाल सेवा योजना। कई आपके बोल सकते हैं कई राज्यों ने आप और बोल सकते हैं आपका जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया है कि अगर कोविड महामारी के कारण किसी बच्चे ने क्या कर दिया, अपने माता पिता को खो दिया, तो उनके लिए अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 की वजह से खो दिया है, उनको प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप और टैबलेट भी देगी। तो ये भी याद रखना। बात करें किसकी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कुछ रीजन है, जैसे अवध आ जाता है, बुंदेलखंड, भोजपुर, पूर्वांचल, आपका ब्राज आ जाता है, ब्रज आता है, बुंदेलखंड, कन्नौज और रोहिलखंड आ जाता है। स्टेटहुड डे मनाता है 24 जनवरी 1950 को। लखनऊ कैपिटल है, सबसे बड़ी सिटी कानपुर है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 75 है। और बॉडी कैसी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाएगा तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है बीजेपी से। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2 है यहाँ पे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेजिस्लेचर देखेंगे तो बाई कैमरल है, द्विसदनीय है। यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों को देखने को मिले। काउंसिल में 100 सीट्स हैं, असेंबली में 403 सीटें हैं। असेंबली विधानसभा को बोला जाता है और जो आपकी परिषद है उसे काउंसिल बोला जाता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो राज्यसभा में राज्यसभा में 31 सीटें और लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो सीमा लगाता है वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल से। और राष्ट्रीय देखा जाएगा तो उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली है, और राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, नीचे से छत्तीसगढ़ आता है और यहाँ बगल से झारखंड और बगल से बिहार आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी न्यूज़, लिखा असम सरकार के मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा करेंगे। तो असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3,500 रुपये प्रति माह की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जहां वहां पर कितना है 4,000 है उत्तर प्रदेश जो दे रहा है। बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक बालिका को उसकी शादी के लिए 50,000, वहां पर कितना 1,01,000 और यहाँ पर 1 तोला सोना भी है पर, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें असम की। असम एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका वेस्ट बंगाल को इधर से आप नीचे से देखेंगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बगल से देखेंगे यहाँ बगल से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबसे क्या करता है, सीमा साझा करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री बोलेंगे तो ये भूटान से भी करता है। और इधर से देखेंगे तो आपका इधर से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो बांग्लादेश से भी ये क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, देखें तो 26 जनवरी 1950 को ये अपना क्या मनाता है, स्टेटहुड डे मनाता है। इसकी कैपिटल है दिसपुर और लार्जेस्ट सिटी आपकी गुवाहाटी। डिस्ट्रिक्ट है 33 और अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ असम बॉडी है। गवर्नर इसके देखेंगे तो जगदीश मुखी है और चीफ मिनिस्टर आपके हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर आपकी यूनिकैमरल है और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में आपकी 14 सीटें हैं। इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हेमंत बिश्व शर्मा आप नए क्या बने, यहाँ के CM बने, ठीक है ना। अभी चुनाव हुए थे आसाम में, इससे पहले आपके कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, अब आपने याद करना है, पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कौन बने, आसाम के नए मुख्यमंत्री बने। अच्छा, बात करें मध्य प्रदेश की तो केंद्र ने मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। तो जल जीवन अगर देखें जल शक्ति मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जल शक्ति मंत्रालय की, तो उसके आपके मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह, याद कर लीजिए।
अच्छा, इसका उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्य मार्च 2022 तक 22 लाख और नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है। 2021-22 में मिशन के लिए कुल बजट 50,000 करोड़ है। अच्छा, जो आपका जल वाटर टैप मिशन है भारत का, याद रखना, वाटर मतलब हर घर तक पानी पहुंचाने का, वो कब तक है आपका? 2024 तक है। आई थिंक गोवा पहला राज्य बन चुका है जिसने ये कंप्लीट कर दिया है, अपने सभी हाउस होल्ड है वहाँ तक जो आपका क्या पीने का पानी है वो मुहैया करवा दिया है। अच्छा, बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमार, ठीक है ना, महाकोशे और गिर्ड, ठीक है ना, ये कुछ आपके चंबल, ये कुछ डिविजन्स हैं। फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल है भोपाल और सबसे बड़ी सिटी है आपकी इंदौर। अच्छा, सबसे साफ सिटी भी कौन सी? इंदौर है, ये भी याद रखना है। भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन है? आपकी इंदौर है। सबसे स्वच्छ जो राजधानी वो भोपाल है। अच्छा, अगर बात करें तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एडिशनल चार्ज मिला है, ये आपकी यूपी की भी है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान है आपकी बीजेपी से। यहाँ पे भी आपका लेजिस्लेचर यूनिकैमरल देखने को मिलेगा और लोकसभा में सीटें देखने को मिलेगी 29 सीट्स। यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय है, मतलब यहाँ पे केवल क्या आपका विधानसभा है 230 सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें। हाई कोर्ट इसका पड़ता है आपका कौन सा? जबलपुर। ये आपका मध्य प्रदेश का आपका बोलते हैं नक्शा है। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से क्या करता है? सीमा साझा करता है। अच्छा, बात करते हैं गुजरात की, तो ये विजय रूपानी आपके, ठीक है ना। अच्छा, चलते तो गुजरात सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो गुजरात सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपये और 21 साल की उम्र तक हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। बच्चों को आय सीमा के बावजूद राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ साथ आदिवासी विकास विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। बात करें अगर गुजरात की, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये याद रखना आप लोग, गल्फ ऑफ कच्छ ये अरेबियन सी है। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ खंबात या जैसे गल्फ ऑफ किम्बे भी बोलते हैं, या ठीक है ना, किम्बरले की खाड़ी, तो किम्बरले बोलते हैं शायद से, खंबात याद रखना यार, मैं थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, खंबात, ठीक है ना। अच्छा, ये बॉर्डर जो साथ इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी पाकिस्तान से लगती है। ऊपर वाले रीजन को कच्छ रीजन बोला जाता है, जबकि नीचे वाले रीजन को इसके सौराष्ट्र रीजन बोला जाता है, नीचे वाले को, ये याद रखना, ठीक है ना। ये आपकी जो राष्ट्रीय सीमा लगाता है वो राजस्थान से लगाता है, और यहाँ से देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, और नीचे से देखेंगे तो महाराष्ट्र है, तो ये आप याद कर लेना। यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी भी आपकी जिसका नाम है दादरा नगर हवेली, ठीक है ना। और यहाँ के जो आपके अभी बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम क्या है आपका? उनका नाम है आपका प्रफुल्ल पटेल। और प्रफुल्ल पटेल को एडिशनल चार्ज मिला हुआ है कहाँ का? याद रखना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का। तो प्रफुल्ल पटेल ये एडमिनिस्ट्रेटर है, और अभी इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है कहाँ का? लक्षद्वीप का, क्योंकि लक्षद्वीप के जो थे दिनेश्वर शर्मा, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। बात करें अगर गुजरात की, तो 1 मई 1960 को फॉर्म हुआ था। कैपिटल गांधीनगर है, सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 मिलेंगे, और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। यूनिकैमरल यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। विधानसभा 122 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स हैं। गुजरात हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है। अच्छा, अब ड्रोन्स की बात कर लेते तो लिखा हुआ है NPNT, ड्रोन संचालन के लिए नई साइटों को मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, सुचारू करने और बढ़ावा देने के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये फुल फॉर्म क्या है इसकी? नो परमिशन नो टेक ऑफ, अनुरूप ड्रोन संचालन के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन साइटों को मंजूरी दी है। स्वीकृत साइटें जमीनी स्तर से 400 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति देती हैं। ये जोन पूर्व में स्वीकृत 66 जोन ग्रीन जोन साइटों के अतिरिक्त होगी। अच्छा, बात करें तो मैं नियम बता देता हूँ कुछ, कि अगर आपके पास नैनो ड्रोन है जो आपका शादी वगैरह में यूज होता है, 250 ग्राम के आसपास होता है, तो इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती आपकी। वहीं अगर बात करूँ आपके पास माइक्रो ड्रोन है जो आपका लगभग 2 kg के आसपास है, तब UIN जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वहां से आपको क्या होता है, वो आपको जनरेट करना होता है। फ्लाइंग परमिट होती है फ्रॉम द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तीसरा जो होता है बिगर ड्रोन्स होते हैं जो आपके 2 kg से ऊपर होते हैं, तो याद रखना वहाँ पे UIN भी जनरेट करना होता है। फ्लाइंग परमिट फ्रॉम द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी आपको मंजूरी चाहिए होती है। UAOP की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। UAOP का मतलब होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, यह भी आपको लेनी होती है। अच्छा, बात करें रिस्ट्रिक्टिव एरिया कौन कौन से जहाँ पर आप क्या ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, तो जैसे एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पर नहीं उड़ा सकते, याद रखना। इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वहाँ पे नहीं उड़ा सकते भारत की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर मिलिट्री का कुछ काम काज चल रहा है वहाँ पर नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट की जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ पर आप क्या नहीं उड़ा सकते, ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। अच्छा, बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका UAOP अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, एस्टिमेटेड अप्रूवल टाइम, हाइट कितनी अलाउड है, विजुअल लाइन ऑफ द साइट ऑपरेशन कितना है। अच्छा, लोकल पुलिस परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्लाइट प्लान एंड द ADC ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, 200 ग्राम के लिए देखो, अगर 200 ग्राम से नीचे है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। UIN की UAOP की भी जरूरत नहीं है, अप्रूवल टाइम की जरूरत नहीं है, पर हाइट कितनी 50 फीट तक उड़ा सकते हैं।
ठीक है ना। विजुअल लाइन ऑफ द साइट ऑपरेशन चाहिए, लोकल पुलिस परमिशन भी आपको चाहिए होती है, ठीक है ना। जो आपका फ्लाइट प्लान होता है वो नहीं चाहिए होता है। 2 kg से 2 kg के नीचे जो होता है उसमें सारी चीज़ें चाहिए होती है। एस्टिमेटेड अप्रूवल टाइम होता है 2 दिन के आसपास अप्रूवल मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर, और आप 200 फीट तक उड़ा सकते हैं। बाकी चीज़ें आपका क्या है, जो लाइन ऑफ साइट है यस, और लोकल पुलिस की आपको परमिशन चाहिए होती है। अच्छा आगे चलें तो 2 kg से लेकर 25 kg तक जो होता है तो उसका जो अप्रूवल टाइम होता है 200, उसका 200 फीट तक उड़ा सकता है। और ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, फ्लाइट प्लान और एडीसी भी क्या होता है, ओपन हो जाता है। उससे ऊपर आपका सारा ओपन है, लगभग सेम हाइट है, मतलब 200 फीट से ऊपर आपके नहीं उड़ा सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। नेक्स्ट चलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर ले तो लिखा हुआ बीमा मुआवजा योजना को उदार बनाया गया। तो केंद्र ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है ना, जैसे आपको क्या बोलते हैं, आपका स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और दूसरा आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जैसे बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, को बढ़ावा तथा उदार बनाया। परिवार में एकल कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह लाभ ऐसे सभी मामलों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से 24 मार्च 2021 से लेकर 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगा। अच्छा बात कर देते हैं तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करें तो ये एक्ट था आपका ESI एक्ट 1948 के तहत एक स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडी बनी थी। एक्ट के थ्रू आपके स्टैट्यूटरी होती, स्टैट्यूटरी मतलब होता है विधिक निकाय। तो ये आपका 24 फरवरी 1952 को आपका लॉन्च हो गया था, ये आपने याद रखना है। एक्ट याद रखना है, एक्ट पूछा जा सकता है, खासकर जिनका EPFO का पेपर है उनको तो गारंटी इस बात की कि यहाँ से पेपर क्या बोलते हैं, पेपर में पूछा जाएगा। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो था 1948 को आया था। वहीं अगर बात करूँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इसकी बात करें तो 4 मार्च 1952 को बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में, और इसके जो आपके कौन है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है सुनील बरतवाल। वैसे कई लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, इनका नाम आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि ओनर कौन होता है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है तो संतोष कुमार गर्ग। संतोष कुमार गर्ग ये आते हैं आपके बरेली से, बरेली इनकी लोकसभा सीट है। अच्छा बात करें कि इंश्योरेंस रिलेटेड एक आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर, लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसका हेडक्वार्टर याद रखना हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। इसके जो चेयरमैन है अभी कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया है। अच्छा ये कब स्टेबलाइज हुई थी, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के थ्रू ये आपकी स्टेबलाइज हुई थी 1999 में ही, ठीक है ना। और पहले इसका हेडक्वार्टर 2001 से पहले दिल्ली में था, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छा बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो लिखा हुआ है पीएम ने कोविड अनाथों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो लिखा हुआ 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए PM केयर्स योजना के तहत कई उपायों को मंजूरी दी, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने पर 10 लाख की राशि शामिल है। लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा भी दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ आती है बांग्लादेश से रिलेटेड। तो लिखा बांग्लादेश ने मुद्रा विनिमय सुविधा, जैसे बोलते हैं आपका करेंसी स्वैप फैसिलिटी। करेंसी स्वैप फैसिलिटी ये होती है, जैसे मैं यहाँ पे पहले न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है बांग्लादेश ने केंद्रीय जो बैंक है आपका बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक, उसने श्रीलंका को $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। यह 2021 में द्वीप राष्ट्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। भारत से गुजारिश की थी श्रीलंका ने, पर भारत ने नहीं दिया। और बोल सकते हैं कि चाइना के तो कर्जे तले ये दबा हुआ है, तो चाइना से इसने नहीं मांगा। इस संदर्भ में मुद्रा स्वैप बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर में दिया गया एक ऋण है, जिसे इस समझौते के साथ किया गया कि ऋण श्रीलंकाई रुपए में ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। करेंसी स्वैप ये होता है, करेंसी स्वैप जैसे बांग्लादेश की जो बांग्लादेश की जो करेंसी वो टका है, और श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पे चलता है रुपया, यहाँ पे भी क्या चलता है आपका रुपया चलता है। तो करेंसी स्वैप ये होता है कि अगर इनको क्या करना है, व्यापार करना होगा, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की करेंसी में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। या फिर मैं बोलूँगा कि अगर क्या बोल सकते हैं, अगर बांग्लादेश ने इसे पैसे दिए या डॉलर में दिए, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल करेंसी कौन सी आपकी डॉलर है, तो श्रीलंका को ये छूट मिल जाएगी कि वो अपनी करेंसी में क्या करे, ब्याज का भुगतान करे, ठीक है ना, ब्याज का क्या करे, भुगतान करे। तो ये करेंसी फैसिलिटी होती है आपकी। अच्छा बात करें तो ये इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल आप किस तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का अगर देखोगे तो इस तरफ आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है,
और यहाँ पे एडम्स ब्रिज भी देखने को मिलेगा। कई बार पूछा जाता है पाक स्टेट किसके बीच में, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो ये आप याद कर सकते हैं। दूसरी बात आपने याद करना है, यहाँ पे एक तिरुवनंतपुरम पोर्ट है जो भारत ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब भारत ने इसे लीज पे ले रखा है, इसे बिल्ड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम्बनटोटा है, ये 99 साल की लीज के लिए चाइना के पास जा रखा है। वहीं बात करें कोलंबो पोर्ट की, तो भारत यहाँ पे क्या कर रहा था, भारत और जापान, इंडिया और जापान यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपना ये से बिल्ड कर रहे थे, पर बाद में जाके क्या कर दिया था, श्रीलंका ने दोनों कंट्रीज को विड्रॉ कर दिया था यहाँ से। एक आप याद कर सकते हैं। हम्बनटोटा के पास एक यहाँ पर क्या है कि भारत ने चाइना में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर एक दुनिया का बोल सकते हैं सबसे थकेला, या बोल सकते हैं दुनिया, यहाँ पर कस्टमर ही नहीं आते, एक मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट माना जाता है, उसे बिल्ड कर रहा है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करें तो जब गंगा रिवर आती है और बांग्लादेश में घुसती है तो वो पद्मा नाम से घुसती है, याद रखना उसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र आती है तो उसका नाम जमुना रहता है। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना, जब मेघना नदी जुड़ती है तो इसकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, मेघना ही बोला जाता है। ये देखो पद्मा है ना, तो पद्मा गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। दोनों की संयुक्त धारा जब आपकी मेघना से मिलती है तो उसे मेघना बोला जाता है, और माउथ ऑफ गंगा इस तरफ है, आपका बे ऑफ बंगाल हो गया यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आगे बात करूं तो एक और न्यूज़ आपने याद करनी, बांग्लादेश में एक भाषणचार आइलैंड है, तो बिल्कुल जहाँ पे आपका बांग्लादेश है ना, उसके यहाँ पर बिल्कुल, जैसा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक आपका ये देखो कॉक्स बाजार है ना, तो आपने रोहिंग्या मुसलमान सुने होंगे, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, तो वो भाग के आ गए थे वहाँ से क्योंकि वहाँ पर नरसंहार चल रहा था उनका। तो यहाँ पे एक भाषणचार आइलैंड है। ये आइलैंड क्या है कि जो आपकी बोल सकते हैं गंगा है ना, तो गंगा क्या करती है, जब यहाँ पे सिल्ट लेके आती है, सिल्ट मतलब जो आपका क्या होता है, मिट्टी लेके आती है, तो उससे बन के बोल सकते हैं उस मिट्टी से इस द्वीप का निर्माण होता है भाषणचार का। तो यहीं पे रोहिंग्यास को बसाया जा रहा है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें से एक प्रोजेक्ट है आपका कि आसूगंज अखोड़ा क्या बोल सकते हैं लाइन को जोड़ेगा, जो आपका देखो बांग्लादेश में आसूगंज अखोड़ा को जोड़ेगा। और इससे फायदा क्या होगा कि हम फिर अखोड़ा को किससे जोड़ देंगे, त्रिपुरा से। ये हमारा क्या, हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा, किससे, जो हमारा चिकन नेक है ना, ये वाला रूट जो जाता है, ये वाला, इस पर डिपेंडेंसी कम करेगा और हम सीधे जा सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि हमें खतरा रहता है कि अगर यहाँ पर जैसे आपका एक टाइम पे देखने को मिला था जब डोकलाम विवाद हुआ था, तो कारण ये होता है कि कई सारे देश कोशिश करते हैं कि भारत के इस हिस्से को अलग कर दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंडिया से। तो भारत की कोशिश रहती है कि अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से किस तरीके से वो कनेक्ट रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ से चला जाए, यहाँ से होते हुए चला जाए, इस तरीके से चला जाए। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, तो ये आपने याद रखना है। तो अखौड़ा से कहा अगरतला जाना है, त्रिपुरा में 15 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी। अच्छा, वही बात करेंगे तो मैंने श्रीलंका की बात कर ली, तिरुवनंतपुरम पोर्ट बता दिया मैंने, भारत इसे बिल्ड कर रहा है, हम्बनटोटा चाइना बिल्ड कर रहा है। कोलंबो पोर्ट जो था भारत और जापान बिल्ड कर रहे थे पर उसने हटा दिया वहाँ से। द पोर्ट ऑफ गाले यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं जो आपके किस में दिख रहे हैं, आपके रेड में दिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये आपका मताला राजपक्षे हम्बनटोटा एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ इसे कौन कर रहा है बिल्ड, इसे भारत कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। तो लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने मई 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने के नए रिकॉर्ड बनाए। 75 वर्षीय आर्थर मुइर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 8,848.86 मीटर की इसकी ऊंचाई है, किसकी आपकी एवरेस्ट की, पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए। और इसके अलावा हांगकांग की त्यांग यिंग हंग 45 ने 26 घंटे से भी कम समय में चोटी पर चढ़ाई की, जो बेस कैंप से शुरू होने के बाद किसी भी महिला द्वारा लिया गया सबसे कम समय है। अच्छा, बात करें तो इससे पहले अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो पर्वतारोही थी बलजीत कौर, उन्होंने एवरेस्ट की जो एवरेस्ट एक पर्वतमाला है, याद रखना, एक जैसे एवरेस्ट पीक भी है, एक एवरेस्ट आपका क्या बोलते हैं, आपकी पर्वतमाला भी है, रेंज भी है, और एक आपकी पीक भी है, एवरेस्ट नाम से आपकी पीक भी है। हम जिसे जानते हो पीक है 8,848.86 मीटर, पर उसकी 4 चोटियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए याद रखना है। अब आपको क्यों रखना है याद, देखो बलजीत कौर थी, ये हिमाचल प्रदेश से आती है, इन्होंने पुमोरी आपकी एक पीक है चढ़ी है और दुनिया की पहली महिला बन गई है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की गुणमाला शर्मा, ये दूसरी महिला बनी है, ठीक है ना। और ये थोड़ा आपने याद रखना है। दूसरी बात है कि ये 4 चोटियां आप याद कर लो, पेपर में पूछे जाने के इनके हाई चांसेस। अब एक नुप से जो 7,862 मीटर ऊंची है, पुमोरी है आपका 7,161, लॉट से आपका 8,516 और एवरेस्ट आपका 8,848.86। ये चारों ही क्या एवरेस्ट पर्वतमाला की 4 चोटियां हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें युवा स्कीम की, तो लिखा शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा शुरू की है। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा तथा नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा का जो फुल फॉर्म है तो यंग, इंग्लिश में याद करना, यंग अपकमिंग एंड द वर्सेटाइल ऑथर्स। ये पूछा जा सकता है पेपर में, यंग
यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स या अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड द फॉरगॉटन प्लेसेस जैसे विषयों पर लेखकों को युवा पीढ़ी के लिए दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होगा। इंडिया एट 75 क्या है भाई, कि हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे अपने स्वतंत्रता की 2022 में, ठीक है ना, 15 अगस्त को, तो उसे नाम दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात आती है आईसीजी की। तो लिखा हुआ एनएसए, जो आपके कौन है, डोभाल, तो लिखा हुआ है ने आईसीजी के जहाज सजग को कमीशन किया। तो लिखा हुआ है कि 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक, जैसे बोलते हैं आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया। सजग 105 मीटर अपतटीय अगस्ती जहाजों, जिसे बोलते हैं ओपीवी, जैसे बोलते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रृंखला में तीसरा है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन किया गया। यह एक उन्नत तकनीक, नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो यह आपका इंट्रोड्यूस हुआ था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू और स्टेबलाइज हो गया था 1 फरवरी 1977 को। एक्ट के थ्रू आ रखा, तो ये भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये अंडर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 फरवरी 1977। और एक चीज़ और याद रखना है आपने यहाँ पर कि इसके अभी मोटो क्या है इसका, वयम रक्षाम, ये संस्कृत में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसके जो वेसल्स हैं तो लिख लेना 3, ये तो आप याद कर सकते हो। और कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है माली से रिलेटेड। लिखा हुआ है असीमी गोइटा देश के नए अंतरिम नेता बने। तो माली की संवैधानिक अदालत ने असीमी गोइटा को देश का नया अंतरिम नेता नामित किया है। वह प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रांजिशंस हेड ऑफ स्टेट की उपाधि धारण करेंगे। गोइटा इससे पहले राष्ट्रपति एंडो के डेप्यूटी थे और उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल, जिनमें 2 सैनिकों से उनके मंत्री पदों को छीन लिया गया था, के बाद पूर्व नेता की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अगर माली की बात करें तो यह आपका अफ्रीकन नेशन है, वेस्ट अफ्रीकन नेशन है और काफ़ी बड़ा देश है। तो माली और इसके आसपास की कंट्रीज है अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, आपका सेनेगल हो गया, गुइनी हो गया, कोते दी आइवरी हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया। तो इसके क्या है, आपके नेबर कंट्रीज है। अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल आपको बमाको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैपिटल क्या है, बमाको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ये एमके स्टॉलिन है। अभी नए क्या बने आपके, स्टॉलिन, ये डीएमके से आते हैं, ठीक है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है ये। दूसरी पार्टी आप जानते हैं AIDMK है वहाँ पे, तो वो क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये थोड़ा दिमाग, AIADMK सॉरी, AIADMK। तो एमके स्टॉलिन डीएमके से आते हैं। तमिलनाडु के अभी क्या बने, सीएम बने, तो ये नाम भी याद रखना। तो लिखा बच्चों को 5 लाख रुपए देगी तमिलनाडु सरकार। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टॉलिन ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। राज्य सरकार स्नातक तथा उनकी शैक्षिक तथा छात्रावास की फीस वहन करेगी। सरकार अपने माता पिता में से एक को खोने वाले बच्चों को 3 लाख रुपए देगी। तमिलनाडु सरकार ने अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की निगरानी के लिए पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया। अब देखो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, ठीक है ना, मध्य प्रदेश आ गया, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, जो क्या कर रही है, कोविड से अगर कोई भी अगर बच्चा अनाथ होता है तो उनके लिए क्या कर रही है, स्कीम्स लेके आ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी आप जानते हैं चेन्नई, इसकी कैपिटल है। और वहीं बात करें सीमा लगाता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरला से, ये आप याद कर लेना। इस तरफ आपको लकादीप सी देखने को मिलेगा, इस तरफ क्योंकि लकादीप आइलैंड है, यहाँ पे पाक स्टेट देखने को मिलेगी। और इस तरफ बे ऑफ बंगाल देखने को मिला। इसके कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। बात करें 26 जनवरी 1950 को बना था। चेन्नई क्या इसकी सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल भी यही है। और दूसरी बात आपने याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कितने 38 है। बात करेंगे तो गवर्नर ये बनवारी लाल पुरोहित है और चीफ मिनिस्टर कौन है, एमके स्टॉलिन, डीएमके से आते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर आपको यूनिकैमरल देखने को मिलेगा, 234 सीटें विधानसभा में, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में आपके 18 सीटें। यहाँ के हाईकोर्ट का नाम मद्रास हाईकोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके किसकी, एनआईए की। तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ जैसे बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके जो डीजी है कुलदीप सिंह, उनको एनआईए जैसे बोलते हैं आपका क्या, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, प्रभार दिया, एडिशनल चार्ज दिया गया। जो आपके कुलदीप सिंह है एनआईए के पूर्व महानिदेशक वाईसी मोदी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब आज के दिन। वह उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो बात करें देखो तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये आपका 2008 में फॉर्म हुई थी एक्ट के थ्रू। तो ये आपका क्या आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, एक्ट के थ्रू आ रही है, याद रखना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 बन के तैयार कब हुई थी, 2009 में, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और हेडक्वार्टर का इसका न्यू दिल्ली में। और इसके जो आपके कौन है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, तो वो आपके अमित शाह है और एग्जीक्यूटिव हेड तो अभी वाईसी मोदी आज तक, और इसके बाद कौन हो जाएंगे, कुलदीप सिंह हो जाएंगे।
अच्छा, वही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो बनी थी आपकी 39 में बनी थी, 27 जुलाई 1939 को बनी थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव थी उस समय। और फिर इसका क्या कर दिया गया था आपका, याद रखना, इस वाले को याद रखना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपका इनेक्टमेंट हुआ था सीआरपीएफ एक्ट के थ्रू 28 दिसंबर 1949 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इसके अभी हेड कौन है तो मैंने बता दिया। अभी तो कौन है, तो एडिशनल चार्ज मिला ना, तो इसके अभी कौन दिखेंगे आपको, कुलदीप सिंह ही देखने को मिलेंगे आपके, कौन, डायरेक्टर जनरल। अच्छा, नेक्स्ट चले तो चाइल्ड एजेंसीज कौन कौन से आ जाते हैं, आपकी कमांडो बैटालियन फॉर द रेजोल्यूट एक्शन आ जाती है, जैसे बोलते हैं कोबरा, आपने नाम सुना होगा। रैपिड एक्शन फोर्स आ जाती है, आरएएफ। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप आ जाता है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप आ जाता है इसके अंतर्गत। तो याद रखना आपका ये किसके थ्रू बनी थी, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 के थ्रू बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं तो कोविड से रिलेटेड एक न्यूज़ है, लिखा हुआ आईआईटी मंडी जो आपका क्या है हिमाचल प्रदेश में, कि अध्ययन से NSP-1C की संरचना का पता लगाया है। तो लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने अलगांव में NSP-1C टर्मिनल की संरचना का खुलासा किया है। लिखा हुआ यह एक मेजबान सेल वातावरण में कोविड-19 वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है। इस अध्ययन का नेतृत्व स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गिरी ने किया। कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का हिस्सा इसकी क्रिया के तरीकों को समझने में मदद करेगा। बात करें तो इससे रिलेटेड वैक्सीन हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो भारत में लग रही है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो ये डबल डोज वैक्सीन है। इसकी जो एफिकेसी रेट है वो 62 to 90% है। और इसका जो आपका क्या स्टोरेज है वो रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री पे रख सकते हैं। वही मॉडर्ना की बात करें तो वो आपकी RNA बेस्ड है वैक्सीन, ये वायरल वेक्टर बेस्ड है, ये आपकी RNA, ये भी डबल डोज है, 95% एफिकेसी रेट है इसका। फाइजर एंड बायोटेक की है। फाइजर और बायोटेक की आपकी जर्मनी और बोल सकते हैं, फाइजर जो है वो आपकी कहाँ की, USA कंपनी, और बायोटेक कहाँ की, जर्मनी कंपनी। इनकी भी RNA बेस्ड वैक्सीन है। 95% आपका क्या एफिकेसी रेट है, डबल डोज वैक्सीन है। गमालिया स्पुतनिक जो जिसको भारत में कौन कर रहा है, डॉक्टर्स रेड्डीज बना रहा है, ये भी डबल डोज वैक्सीन है, 92% एफिकेसी रेट है। तो ये आप याद कर सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत की कोवैक्सीन है, यहाँ पे देख लीजिए कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक बना रहा है आपका, और ये भी डबल डोज वैक्सीन है। तो ये आप याद कर सकते हैं। एक और चीज़ आपने याद करना है कि इनमें से एक ही सिंगल डोज वैक्सीन है जिसका नाम है आपका जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी भारत में जल्दी उतर जाएगी। अच्छा, बात करेंगे, आजकल आपने सुना होगा कि DRDO और डॉक्टर्स रेड्डी। अब डॉक्टर्स रेड्डी अभी सुना था आपने, गमालिया इंस्टीट्यूट की जो कौन है, स्पुतनिक, जो तीसरी वैक्सीन बनी है भारत में लगने वाली, क्योंकि एक तो आपकी कौन सी है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, एक आपकी कोवैक्सीन है, ठीक है ना। ये तो आपकी कौन बना रही है, ये तो आपकी बना रही है कौन सा, भारत बायोटेक, और ये कौन बना रहा है आपका यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। हमारी पूरी तरीके से इंडिजीनियस कौन सी, कोवैक्सीन है, ठीक है ना, भारतीय कोवैक्सीन है। और तीसरी कौन सी वैक्सीन है, जैसे बोल सकते हैं कि आपका ICMR ने क्या कर दिया है, बोल सकते हैं लाइसेंस दे दिया है कि वो भारत में क्या कर सकती है, वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकती है। तो तीसरी कौन सी आपकी, वो तीसरी आपकी कौन सी, स्पुतनिक, स्पुतनिक V। अच्छा, एक और चीज़ ये न्यूज़ में रहा था कि 2DG, आपने देखा होगा 2DG ड्रग, तो ये न्यूज़ में था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ऑरल पाउडर 2.34 ग्राम, डॉक्टर सेडी बना रहे हैं DRDO की मदद से। तो ये दिया जाएगा अब किनको, इसको अप्रूवल दे दिया है। अच्छा, अप्रूवल कौन देता है ड्रग्स को, तो वो देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ये देते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है भाई, ये आपका 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, और ये क्या करेगा, जो कोविड के जो आपका क्या है वायरस है उसे प्रिवेंट करने से रोक देगा, मतलब उसको डेवलप करने से क्या कर देगा, रोक देगा। लिखा हुआ ना, स्टॉप द SARS-CoV-2 रेस्पिरेशन। अच्छा, नेक्स्ट चलें तो आपके ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो लिखा एक बैठक में शामिल हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, लिखा है 27 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाम, जैसे बोलते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट, देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में आभासी रूप से भाग लिया है। नाम जो था नॉन अलाइड मूवमेंट जो था, आई थिंक 1962 में, आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है याद है, कि इसका जो फाउंडिंग मेंबर था वो भारत भी था। और भारत से किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं, कि भारत ने ना ही रशिया का साथ देने, बोल सकते हैं ना ही रशिया की तरफ गया था, ना ही आपका USSR था उस टाइम पे, और ना ही अमेरिका का साथ दिया था। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का क्या था, पार्ट था। अच्छा, बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम भी मौजूद थे। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करूंगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपकी क्या है, काउंसिल है, तो उसके वो क्या है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क्या है, चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखना कौन, WHO में। अच्छा, एक और नाम आता है सौम्या स्वामीनाथन का। ये आपके कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, बेटी है किनकी, MS स्वामीनाथन की, जिन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है, उनकी बेटी है। तो वो भी WHO में आपकी क्या चीफ साइंटिस्ट है। आगे लिखा, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मजबूत करने के लिए भारत ने परिवर्तनकारी रणनीतियों को अपनाया है। अच्छा, आगे आगे अगर बात करें WHO की, तो WHO आपका 7 अप्रैल 1948 को बन गया था, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल है, ये इथियोपिया से आते हैं आपके, ठीक है ना। ये आपके एंटोनियो गुटेरेस,
न्यूज़ है कि यूएन ने शून्य कार्बन रिकवरी कार्रवाई का आह्वान दिया, मतलब यूएन रिकॉल्स कॉल्स द जीरो कार्बन रिकवरी। तो लिखा है संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शून्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में याद करना ग्लोबल नेट जीरो एमिशन, को सुरक्षित करने तक 2050 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में, जैसे बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल, हमने क्या करना है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है ना, वहां से लेकर क्या करना है 1.5 डिग्री तक हमने क्या करना है, तापमान को कम करना है, ठीक है ना, 2050 तक। प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपका 18 सेंचुरी के आसपास था, 1850 मान के चलो। अच्छा, लिखा था क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द यूएन क्लाइमेट चैंपियंस और द यूके क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी के बीच 27 मई 2021 को एक सहयोग हुआ था। अच्छा, बात करें इसके लिए एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, याद रखना 2016 में। ये पार्ट था किसका, आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसकी COP21 हुई थी आपकी पेरिस में, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि क्या करेंगे, सभी देश कोशिश करेंगे कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। कार्बन न्यूट्रल को अगर मैं समझाऊं कि जितना आप CO2 एमिट करोगे, जितना आप क्या करोगे CO2 एमिट करोगे, उतना ही आपने क्या करना है, CO2 को क्या करना है, कंज्यूम कर देना है, मतलब आपने उतना ही कर देना है, हटा देना है, मतलब इसे जीरो पे लाना है। जितना उत्सर्जित किया उतना ही क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। वो कंज्यूम किस तरीके से होगा, कंज्यूम होगा आपको पेड़ पौधे वगैरह लगाने पड़ेंगे, आपको फैक्ट्रीज को कम करना पड़ेगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये था, देखो टारगेट क्या थे, टारगेट था लिमिट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द लेस देन तो 2 डिग्री। आप जानते हैं जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तापमान, ग्लोबल वार्मिंग पहले ही चल रही है, तो होगा क्या कि जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह है, खासकर जो पोलर जो आपके क्या है पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपके क्या पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और फिर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकती है पूरी पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, डिसबैलेंस का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, आगे चले तो आगे देखो, तो ये लिखा हुआ है देखो, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ये आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री 1.1 डिग्री तक हम आ चुके हैं, हम बढ़ा चुके हैं टेम्परेचर को। आपको लगता होगा बोल के इतना ज़्यादा भी थोड़ी नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो 0.0 समथिंग में ही आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो 1.1 डिग्री वार्मिंग हम 2020 तक कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री तक रुकना, क्योंकि अगर 1.5 डिग्री से ऊपर या 2 डिग्री तक पहुंचा तो पोल्स आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पिघल जाएंगे तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे फिर से। तो ये थोड़ा याद रखना। अच्छा, बात करें आगे, तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस चल रही है। देखो, ये 2018 से लेकर 2050 तक का इनका क्या है, पूरा टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी और क्या क्लाइमेट रिसाइलेंस को लेना। अच्छा, बात करें पेरिस, आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, या जो COP21 हुई थी पेरिस में हुई थी 2015 को, ये मैं बता चुका हूँ। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसी के तहत आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 को 22 अप्रैल को। इसी के तहत भारत में क्या बना था, याद रखना, भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या बनाया था, ISA इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, ये भी 2016 में बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, अरे कैसे भूल गया, रुक जाओ, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा गुड़गांव या गुरुग्राम में। इसके हेड अभी उपेंद्र त्रिपाठी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो COP26 कहाँ होगी आने वाली, तो COP26 आपकी ग्लासगो में होगी। ग्लासगो का है आपका UK में, यूनाइटेड किंगडम, ये याद कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद करनी है कि COP25 कहाँ हुई थी, इसी की UNFCCC की। तो इसकी COP25 हुई थी आपकी कहाँ, मैड्रिड में, स्पेन में। हालांकि ये चिली में होनी थी, पर वहाँ पे सिविल वॉर कंडीशन थी, इसलिए स्पेन ने उसे होस्ट किया था। तो उसका जो नाम था वो था चिली मैड्रिड COP25। तो ये याद कर लेना। ये थी आपकी वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट बनाने की, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं, ठीक है टाइम कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। डेली वाइज पे सिर्फ देख लीजिए, ठीक है ना, और PDF को एक बार क्या कर दीजिए, रिकॉल कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको, खासकर करंट अफेयर्स में। तो PDF में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप इसी नाम से आप सर्च करके हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका अगर बाई चांस आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना, तो इसके बाद तुरंत बाद में क्या कर दूंगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके लगभग 20-21 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे। सीधे आपका क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी लेके आऊँगा, तो वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।